नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बदायूं रेप कांड की। गैंग रेप के बाद में सीएम योगी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं पुलिस से, और दूसरी तरफ उनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी दे दिया। उनकी ओर से ये तक कहा जा चुका है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो खुद इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे। यहां तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इससे खास बात यह कि इससे पहले अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर चुके हैं ट्वीट के जरिए। बदायूं की घटना को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। एडीजी बरेली जोन से सीएम योगी ने रिपोर्ट भी मांगी है। बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है, यह कहते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी एसटीएफ को घटना की जांच में अगर सहयोग देना पड़े तो वो उसके लिए तैयार रहे। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है, जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। एडीजी जोन बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यूपी एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है और घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बदायूं मामले को लेकर दरअसल अब सरकार बेहद सख्त नजर आई, लेकिन सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि बार बार यूपी पुलिस क्यों सरकार की छवि को खराब करने का काम करती है। एक तरफ सरकार ने अपनी सोच, अपनी नीयत बिल्कुल क्लियर कर दी है और सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि बेटियों की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है, लेकिन उस प्राथमिकता को यूपी की पुलिस समझ नहीं पा रही है। पहले हाथरस कांड में बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी और अब बदायूं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 48 घंटों तक आरोपी आराम से खुली हवा में सांस लेता है। 48 घंटों बाद मामला दर्ज होता है, वो भी तब जब पूरा का पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आता है, जब सुर्खियां बन जाता है ये मामला। उसके बाद में बदायूं की पुलिस की नींद टूटती है और बदायूं की पुलिस उसके बाद उठ खड़ी होती है। उससे पहले थानेदार ने जो परिवार वाले थे उनको भगा दिया। जब परिवार वाले पहुंचे तो परिवार वालों ने इस पूरे मामले की सूचना दी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। कुछ ऐसा ही हाथरस कांड में भी हुआ था। हाथरस कांड के बाद से ये उम्मीद जागी थी कि शायद अब यूपी पुलिस में संवेदनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन संवेदनाओं के नाम पर हमेशा से यूपी पुलिस कई उदाहरण ऐसे पेश कर चुकी है कि उनकी संवेदना महिला सुरक्षा को लेकर और महिला के खिलाफ हो रहे अपराध में शून्य है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां सरकार सख्ती दिखा रही है, ऐसे में बड़े अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अब कितनी तत्परता दिखा रहे हैं? आलोक आलोक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर न्यूज वन इंडिया अपनी लगातार नजरें बनाए हुए, बल्कि आज रात 8 बजे हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करने जा रहे हैं कि क्यों सरकार की नियत और नीति को पलीता लगाती है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस ने एक बार फिर से ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जिसके बाद से यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ खड़े हुए हैं कि इस तरह के मामलों में जहां पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए, जहां पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वहां पर संवेदनहीन क्यों हो जाती है पुलिस। यूपी की पुलिस कई ऐसे उदाहरण पेश कर चुकी है और अब बदायूं का ये पूरा मामला, जिसके अंदर एक 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप होता है, दर्दनाक वाकया जिसको अगर सोचे भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पूरे मामले में आत्मा क्यों नहीं कांपती है, क्यों नहीं सिहर जाती है यूपी की पुलिस, और क्यों इस तरह के मामलों को लेकर यूपी की पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखाती और इस पूरे मामले में जो तत्परता दिखानी चाहिए थी कार्रवाई को लेकर, उसमें इतना ढुलमुल रवैया क्यों? और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसी पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में पुलिस की कार्रवाई अब तक क्या कुछ रही है ये बताने की कोशिश की है। उनकी ओर से बताया गया कि इस पूरे मामले में अब तक यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रारंभिक जांच में मृतक मंदिर में जो मृतका है वो मंदिर में पहले भी आती जाती रही है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब वो पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची थी। मुख्य अभियुक्त पर इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अब थानेदार को निलंबित कर दो, थाना इंचार्ज को निलंबित कर दो, किसी को भी निलंबित क्यों ना कर दो, लेकिन अब क्या, महिला की जान जा चुकी है। 48 घंटों तक आरोपी वहीं रहता है, उसके बाद वो फरार हो जाता है। जब फरार हो जाता है तो फिर पुलिस की नींद जाग जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। जरा सुनिए क्या कुछ कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी जानकारी देते हुए। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा
अनुमोदित करके जिलों को भेजा गया है। इसमें जो हमारे वैक्सीन के भंडारण हैं, चाहे वो मंडलीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या जहां पर टीकाकरण होना है, इन तीनों जगहों पे किस तरह से की जाएगी व्यवस्थाएं, उसके बारे में डिटेल विवरण दिया गया है। उस कार्य योजना में ये भी बताया गया है कि वहां जहां पर भंडारण होगा वहां पुलिस की गार्ड लगेगी, वहां हमारे फायर हाइड्रेंट्स और फायर सर्विसेज के भी यूनिट्स हमारी लगेगी। इसके अतिरिक्त वहां प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, केवल जो आदमी अधिकृत है वही वहां जा पाएंगे। इसके अतिरिक्त भंडारण के अलावा जो संचरण ट्रांसपोर्टेशन के समय प्रिकॉशंस लिए जाने हैं उसका भी उसमें विस्तृत विवरण है। और जिस दिन जहां पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा, टीकाकरण कराया जाएगा, वहां जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हमसे सिक्योरिटी की अपेक्षा की गई है। और अब बात होगी उत्तर प्रदेश में रोजगार की। योगी सरकार ने वस्त्र पार्क को लेकर जो अपनी तैयारियां की थी, उस तैयारी के बाद में केंद्र की मंजूरी उसी वस्त्र पार्क को लेकर मिल चुकी है और अब इस पूरे पर काम भी शुरू हो चुका है। चाहे जगह चिन्हित करने की बात हो या फिर लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात हो, सरकार ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। रोजगार के मामले में यूपी के लिए बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद में वस्त्र पार्क बनाने को लेकर केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। SPV यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल परियोजना का काम करेगा। शासन स्तर पर मिल चुकी है इसकी मंजूरी। परियोजना के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपए की मदद मिल रही है। फर्रुखाबाद के खिंसेपुर गांव में परियोजना की लॉन्चिंग होगी। इसके लिए 188 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूपीसीडा ने शुरू की है तैयारी। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और वस्त्र बनाने के लिए कम से कम 300 कारखाने स्थापित होंगे। इसके लिए उद्यमों को भी ऑफर दिया गया है। खिंसेपुर में जो जमीन चिन्हित की गई है उसमें ज्यादातर सरकारी है, इसलिए इसकी लॉन्चिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका लेआउट प्लान भी तैयार हो चुका है, जिससे ये पता चल सकेगा कि भूखंडों की संख्या कितनी पहुंच सकती है। वस्त्र बनाने के लिए कम से कम 300 कारखाने स्थापित होंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कंसल्टेंट की नियुक्ति इसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्रुखाबाद के खिंसेपुर गांव में परियोजना की लॉन्चिंग होगी। 188 करोड़ की जमीन चिन्हित हो चुकी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद में यूपीसीडा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो 300 कारखाने स्थापित होंगे उसके लिए उद्यमियों को भी ऑफर दिया गया है। खिंसेपुर में जो जमीन चिन्हित हुई है उसमें ज्यादातर जमीन सरकारी बताई जा रही है। इसके लिए लॉन्चिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर जब लोगों से जमीन एक्वायर की जाती है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई दफा लोगों का जो अपना संघर्ष उनकी जमीन को लेकर होता है, उस जमीन के चलते कई दफा काम रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जमीन ही सरकारी है, ऐसे में ये दिक्कत नहीं आने वाली। रोजगार के मामले में यूपी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ गए हमारे साथ में। आलोक, फर्रुखाबाद में जो मंजूरी मिल चुकी है जिस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्र की, उसको लेकर क्या कुछ अभी खास तैयारियां चल रही हैं? आलोक, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, बाद में बातचीत करेंगे और बाकी की और खबरों पर जानकारी लेंगे आलोक से। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। साथ में भी चला लो। और अब बात होगी उत्तर प्रदेश की निर्माण एजेंसी की, जिस निर्माण एजेंसी का बुरा हाल है। कहने के लिए बड़ी निर्माण एजेंसी है, लेकिन उसके बावजूद वहां के खस्ता हाल के चलते जो काम होना चाहिए वक्त पर हो नहीं पा रहा और उसी के चलते काफी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड का हाल इतना ज्यादा खस्ता हो चुका है कि कार्यवाहक एमडी सत्यप्रकाश के भरोसे निर्माण एजेंसी चल रही है, लेकिन उनके कामकाज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 7 महीने से निर्माण निगम में कोई भी नियमित एमडी की पोस्टिंग तक नहीं हो पाई है। आलम यहां तक पसरा हुआ है। कार्यवाहक एमडी सत्यप्रकाश के भरोसे चल रहा है पूरे के पूरा निर्माण एजेंसी। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सत्यप्रकाश कार्यवाहक एमडी के रूप में निर्माण निगम का दायित्व संभाल रहे हैं। नियमित एमडी की पोस्टिंग न होने से राज्य के निर्माण निगम का कार्य प्रभावित हो रहा है। निर्माण निगम को कोई नया काम मिल नहीं पा रहा। कार्यवाहक एमडी भी लगभग 1 महीने से अपने ऑफिस से दूर हैं और कोरोना संक्रमित होने के चलते करीब 1 महीने से दफ्तर में एमडी महोदय बैठ नहीं पा रहे हैं। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ में। आलोक,
इतनी बड़ी निर्माण एजेंसी, लेकिन कार्य प्रणाली इतनी पुअर क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड जो है एक समय। जी जी बोलिए। आलोक, क्योंकि निर्माण निगम को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि जो पोस्टिंग होनी चाहिए वो पोस्टिंग टाइम से नहीं हो रही। इसके अलावा पोस्टिंग ना होने के चलते यहाँ काम हो नहीं पा रहा, कुछ नए टेंडर, कुछ नया प्रोसेस काम में आ ही नहीं पा रहा। क्या है इसकी वजह खास? देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड जो है उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी हुआ करती थी। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ हुआ करती थी क्योंकि आज की डेट की अगर बात करें तो निर्माण निगम के पास काम का टोटा पड़ा हुआ है, काम नहीं है निर्माण निगम को। क्योंकि एक तरफ जहां इस एजेंसी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, तमाम बड़े अधिकारी जो रहे निर्माण निगम के, उन्होंने निर्माण निगम को लूटा, तमाम कामों की जो है 1000 करोड़ से ऊपर की एसआईटी जांच सरकार करा रही है। इसके अलावा तमाम शिकायतें रही। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इसको ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति की थी शासन से। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 7 महीने होने को हैं और निर्माण निगम जैसी बड़ी एजेंसी में अभी तक एक नियमित प्रबंध निदेशक यानी एमडी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो सत्य प्रकाश एमडी है वो कार्यवाहक एमडी है और वो पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात है। तो जाहिर सी बात है इससे निर्माण निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है, निर्माण निगम को नए काम नहीं मिल रहे हैं। आमतौर पर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि उस कुर्सी पर बैठे अधिकारी की खुद की मुनाफाखोरी, यहाँ पर आसपास में उसका नेक्सस जो रहता है उसकी मुनाफाखोरी के चक्कर में इस तरह से आमतौर पर जो नियुक्तियां होती हैं उनको डिले किया जाता है। यहाँ पर क्या मसला है? यहाँ पर भी क्या नियत में खोट के चलते ऐसा हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से निर्माण निगम की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। न्यूज ऑन इंडिया ने भी लगातार निर्माण निगम के कारगुजारियों को उजागर किया कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार है, किस तरह से तमाम अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके खिलाफ बीजेपी के ही सांसदों ने शिकायत कर रखी है, प्रमुख सचिव न्याय ने शिकायत कर रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे अधिकारियों को बचा रहे हैं, जो निर्माण निगम की साख दांव पर लगा रहे हैं। और इसी की वजह कि आज निर्माण निगम में कर्मचारियों को तनख्वाह देने की दिक्कतें, निर्माण निगम के पास काम का भाव है और निर्माण निगम जैसी बड़ी एजेंसी में एक परमानेंट एमडी नहीं पोस्ट कर पा रही सरकार। तो एक बड़ा सवाल है कि कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि निर्माण निगम सही से काम करे। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो निर्माण निगम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बात उस शमशान कांड की जिसमें 25 लोगों की जिंदगियां चली गई और किसी की मुनाफाखोरी के चलते 25 लोगों की भेंट चढ़ गई। इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और योगी सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और इसी पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर घटना में निर्देश दिए कि घटना की जांच ईओडब्ल्यू की एसआईटी टीम करेगी। मुरादनगर में शमशान घाट पर गिरे जो लेंटर था, उस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से कई सवाल उठ खड़े हुए थे। अब इन 25 लोगों की जान जाने के बाद में सीएम योगी ने अपनी संवेदनशीलता की लगातार जो उनका परिचय है, जो उसका व्यवहार है, वो दिखाने की हर बार कोशिश की है। और इस बार भी सीएम योगी ने निर्देश दिए कि इस पूरे मामले को लेकर जांच ईओडब्ल्यू की एसआईटी टीम करेगी ताकि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कैश वैन में तैनात गार्ड की गन से गोली चली। वो जैसे ही उस वैन से नीचे उतर रहा था उसी दौरान में दरअसल ये हादसा हुआ और ये मामला भी बेहद दर्दनाक है। दरअसल इस पूरे मामले में भी लगातार ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, ये एक्सीडेंटल था या क्या था क्या नहीं था। इस तरह के तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कई सवाल उठ खड़े होते हैं। इस पूरे मामले में भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं गोली लगने से, क्योंकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लिया है। अमीनाबाद थाने क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इस बीच चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से खबर है। मुरादनगर हादसे में पीड़ित परिवारों को चेक दिया जा चुका है 10-10 लाख रुपए के, क्योंकि चेक का ऐलान हुआ था। अब पीड़ित परिवार वालों को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने 10-10 लाख रुपए का चेक दिया है। परिजनों ने आवास और नौकरी की मांग को दोहराया, क्योंकि लगातार जब उनका अपना पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान में पीड़ित परिवार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा था कि उनको, उनके परिवार वालों को, उनके भविष्य को संवारने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए।
वो लोग तो 50 लाख से 20 लाख तक की राशि की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल 10-10 लाख की राशि ये दी जा चुकी है उनको। 10-10 लाख रुपए का चेक जनरल वीके सिंह ने दिया। इस पूरी घटना के बाद में भी जनरल वीके सिंह मौका वारदात पर पहुंचे थे और उस दौरान में भी कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ में होगी। पीड़ित परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। पीड़ित परिजनों को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिया है चेक। परिजनों ने आवास और नौकरी की मांग की है। एक बार फिर से अपनी उसी मांग को दोहराया है, क्योंकि परिवार वालों को कहना यह है कि उनके पास में अब रोजगार का कोई मौका जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनके घर का कमाने वाला शख्स अब जा चुका है। ऐसे में उनके बच्चों के भविष्य को खराब होने से सरकार बचाने का प्रयास करे। आप आए तो सुन तो लीजिए, हमारी प्रार्थना तो सुन लीजिए। ये पैसा नहीं चाहिए हमारे। कल से बस लोग आ रहे हैं और नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। बस सब आ रहे हैं और आश्वासन देते जा रहे हैं, पता नहीं कब होगा। चेक पहले तो हम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में ले लिया था हमने, क्योंकि ये चेक हमारी क्षति को पूर्ति नहीं कर सकता है। हम कब तक चलाएंगे इस पैसे को, कब तक करेंगे? हमें तो मेरे पर मेरी मम्मी है, मेरा भाई है और मेरी अम्मा है। मेरी यही मांग है कि मेरे को कम से कम एक नौकरी तो दी जाए। कल से बस लोग आ रहे हैं और नाम लिख रहे हैं, नंबर। और चलिए इस बीच खबर आ रही है दिल्ली से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। जानकारी ये है कि शिष्टाचार भेंट थी दरअसल ये सीएम योगी की उनके साथ इस मुलाकात के दौरान में, क्योंकि दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से सीएम योगी ने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्ड फ्लू का खतरा पूरे देश में लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब चंबल सेंचुरी तक भी इसका खतरा पहुंच रहा है। इसी बीच तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है चंबल सेंचुरी में, ताकि वहां तक इसका खतरा ना पहुंच पाए और वहां पर प्रभाव इसका ना हो, देखने को ना मिले। वन विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश पर अलर्ट जारी हुआ है। अधिकारियों ने वन कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। चंबल क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों पर नजर रखने के निर्देश हैं। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।